अब मैं बिला तखीर अपने लीजेंड बार और मोस्ट सीनियर मेंबर बार मेरी मुराद जनाब चौधरी अकरम जवेद साहब एडवोकेट तशरीफ लाते हैं आपकी भरपूर तालियों में। जनाब प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी पास, सदर और तमाम रिस्पेक्टेबल बोर्ड मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक से पहले मैं चाहता हूं कुछ बातें आपसे पर्सनल हैसियत में करूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मोस्टली जो मेरे सामने चेहरे मौजूद हैं ये सारे लोग मेरे बेटों की उम्र के हैं और यू आर लाइक माय चिल्ड्रन। इस प्रोफेशन में जब 34 या 35 साल पहले मैं आया था, उस वक्त से लेके ये जो 30-35 साल का पीरियड गुजरा है, बहुत सारे उतारों और चढ़ाव हमने देखे हैं। इसमें इस पीरियड के दौरान कुछ ऐसी चीजें मार्जे वजूद में आई हैं जिनको मैं समझता हूं मेरा फर्ज बनता है अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को थोड़ा सा गाइड कर दूं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर दूं आपको कि जब हमने शुरू की थी प्रैक्टिस तो उस वक्त इस कोर्ट की रिस्पेक्ट का ये आलम होता था कि हमारे मोस्ट सीनियर बार मेंबर चौधरी आरिफ साहब थे, उस वक्त खान लतीफ खान साहब थे, चौधरी इकबाल मैंगरा साहब थे। चंद लोगों के मैं नाम ले रहा हूं, वैसे तो काफी सारे थे। जब मैं आया था 100+ थे उस वक्त भी। जब चौधरी आरिफ साहब अपने घर से निकलते तो वो तांगे पे आते थे, और अब यकीन करें कि बाजार के तमाम लोग खड़े होकर उनको सलूट कर रहे होते थे। सेम लाइकली लतीफ खान साहब जब अपने घर से आते थे तो पूरे बाजार के दुकानदार लोग जो थे वो खड़े हो जाया करते थे जब वो गुजर रहे होते थे। मुझे इंतहाई अफसोस है कि इस 30 साल के अरसे में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी जिम्मेदार समझता हूं, हमने माशरे में जो अपनी रिस्पेक्ट लूज की है उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ रीजंस हैं जिस वजह से हमारी इज्जत का अब वो म्यार नहीं रहा जो कभी था। इसके लिए आप इस प्रोफेशन में आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले देखिए, तमाम बच्चे, तमाम लोग पैदाइश के वक्त अक्ले सलीमा पे पैदा होते हैं। उसके बाद जिस पेरेंट्स की गोद में वो चले गए, कोई यहूदी बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया, फिर उस तरबियत का असर होना शुरू हो जाता है। यार खुदारा, आप इस प्रोफेशन में आए हो तो अपनी पर्सनालिटी में 3 चीजें इंड्यूस करना होगी आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की रिस्पेक्ट, आप लोगों की इज्जत और इस प्रोफेशन की इज्जत फिर उसी जगह पे जाए जहां से लूज होना शुरू हुई थी, जहां से हमने स्नैच की, आपको नहीं दे सके वो इज्जत जो मिलनी चाहिए थी, उसमें हम कसूरवार हैं।
उसको चेंज कीजिए। अपने प्रोफेशन में आने से कबल 100 दफा सोच लीजिए कि ये प्रोफेशन जो है ये बिजनेस नहीं है। दिस इज नॉट अ बिजनेस। हमने इसको बिजनेस बनाया। छोड़ दीजिए इस बात को कि दिस इज नॉट द बिजनेस। यकीन करें, अब जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी, सबसे गरीब मैं हूंगा आप में से। लोग कहते हैं दिस इज द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। नो, दिस इज द प्रोफेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर आप प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हो अपनी पर्सनैलिटीज में, वो चीजें लाते हैं जो इस प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो फिर मैं आज भी वही बात कहूंगा, टॉप सीट इज वेकेंट फॉर एवरीवन। वो कौन सी चीजें हैं? सवाल यह है जो हम लूज कर गए। जेंटलमैन, कभी भी जब आप वकालत की यूनिफॉर्म पहनते हैं तो फिर यह समझ लें कि वकील जो है ये अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के अंदर इतनी बुर्दबारी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। जो नहीं मानता उसको भी रिज़्क देता है, जो उसको गालियां देता है उसको भी रिज़्क देता है। वो ये नहीं देखता ये मेरे मानने वाले हैं। सूरज की रोशनी सब तक पहुंच रही है, हवा सब तक पहुंच रही है, नेमतें सब तक पहुंच रही है। जेंटलमैन, इस प्रोफेशन में जब आपने यूनिफॉर्म पहना तो आप लोगों को सबसे पहले इस बात का लिहाज रखना है कि आपके पास खुशी से कोई नहीं आएगा। जो बंदा आपके पास आएगा वो अपने सोशल प्रॉब्लम्स लेके ही आएगा। वो अपना लीगल राइट लेने के लिए ही आएगा। बी पेशेंट, बी हम्बल, बी पेशेंट। सबसे पहली ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोग हम्बल हो, पेशेंट हो, बंदे की बात गौर से सुने। फिर अगला काम बाद का है कि आप लोग किस हद तक डिलीवर करते हैं, और उस डिलीवरी के दौरान जो आपने सर्विसेज डिलीवर करनी है। एक बात याद रखिएगा, जब आप इस रास्ते पे चलेंगे ना, बहुत सारे लोग तुम्हारी टांगे खींचेंगे, तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ एक बात को सोच लेना कि अगर मैं रात को मर गया तो मेरे पूरे दिन की कारस्तानी का जवाब मेरे रब ने मुझसे लेना। पहली सिफ्त हो गई हम्बल, दूसरी सिफ्त हो गई ऑनेस्ट। एक दफा वकालतनामा दे दिया किसी का, फिर दूसरी तरफ नहीं देखना। फिर उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने पूरी एफर्ट्स करनी है, जहां तक आप जा सकते हैं जाएं। और फिर तीसरी बात बचे वो ये है जो आजकल मुझे नजर नहीं आती, शायद आप लोग, चूंकि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, मैं शायद आप लोगों को नहीं समझ सकता। तीसरी चीज है मेहनत। मेहनत हमने क्या करनी है? मेहनत सिर्फ ये नहीं है कि किताब लेके बैठ जाओ। आपकी स्टेज पर मेहनत ये है कि आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आ रही, आपने किसी सीनियर को कंसल्ट किया उसके पास जाके कि सर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दे। आज भी कोई बंदा रिफ्यूज नहीं करेगा आपको, आप जाएं तो सही। मतलब ये तीन चीजें हैं जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये तीन चीजें अपनी पर्सनालिटी के अंदर ले आए और इस प्रोफेशन की इज्जत दोबारा उस लेवल से भी आगे चली जाएगी।
अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो मुझे आज तजवीज़ किया गया है प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन की तरफ से। सो हम सब इस प्रोफेशन में स्टूडेंट हैं, कोई बंदा इसमें परफेक्ट नहीं है। सबने सीखना है और हर लम्हा हर रोज नई नई प्रपोजिशंस जो हैं वो सामने आती हैं। ट्रायल वर्क का मेरे से पहले दोस्तों ने आपको बेल पिटिशंस के मुतल्लिक भी बताया और इब्तदाई जो थी पिटिशंस वगैरह भी बताया। वो आप लोग बखूबी काफी अच्छे दोस्तों ने आपको इसके मुतल्लिक असिस्ट किया है। मैं आज आप लोगों को जिस बात के मुतल्लिक गुजारिशात करना चाहता हूं, जो टॉपिक है वो है ट्रायल और एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन। देखें, जब हम भी स्टूडेंट थे ना तो ये सुना करते थे कि प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत फर्क है। ये एक कोटेशन चलती है हमारे प्रोफेशन में, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स। और यकीन करें, मैं आपको यकीन से बात कह सकता हूं, कोई बात थ्योरी के बगैर नहीं। हर थ्योरी का ही प्रैक्टिकल है, हर चीज लॉ के अंदर मौजूद है। अब यहां तक तो आपको समझ आ गई कि एक एफआईआर दर्ज रजिस्टर हुई, उसके बाद उसका एक इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर हुआ, मुल्जम चालान हुआ, इश्तिहारी हुआ, उसका चालान कोर्ट में आ गया। 173 की रिपोर्ट जब अदालत में आती है, कोर्ट उसमें कागनिजेंस लेती है। कागनिजेंस लेने के बाद मुल्जिम को समन किया जाता है, या मुल्जिम अगर मौजूद हो उसको खिलाफ उसको कॉपीज डिलीवर की जाती हैं। उसके बाद उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाता है और अगला मरहला होता है एविडेंस का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए एविडेंस का, और यकीन करें हमें भी नहीं आता। इस लेवल पे जाके इतना सख्त डालने के बाद भी हम भी उस पाए का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते जो रिक्वायर्ड है। कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान का जो ज़हन है वो डिफरेंट है। उसके अंदर क्वालिटीज हर इंसान की अल्लाह पाक ने अलग अलग रखी हुई। कोई बंदा हो सकता है आप मुझसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हो। मैंने तो सिर्फ आपको आज जो गुजारिशात करनी है वो तरीकाकार बताना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली करते कैसे हैं, होता कैसे है, और क्रॉस एग्जामिनेशन किस किस एस्पेक्ट्स पे होना चाहिए। ठीक, आप जब एक ट्रायल लेते हैं, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं, एक एफआईआर पढ़ते हैं आप, उस एफआईआर को अगेन एंड अगेन पढ़िएगा। उस एफआईआर में 3 चीजें आपको नजर आएंगी। ठीक है, वो टाइम शाइम की मैं बात नहीं करता, वो तो एक अंडरस्टूड बात है कि अगर किसी ने इतना डिले किया है तो वो डिले के मतलब भी सवाल वगैरह पूछ लो। मैं मेजर एस्पेक्ट्स जो हैं केस के उनके मुताल्लिक अर्ज करूंगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कंप्लेनेंट का एक नाम लिखा होता है, जो इन्फॉर्मर है उसने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखा है। उसके बाद उसी एफआईआर में गवाहान भी होंगे। जब आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है इन 3 चीजों के ऊपर, अगर आप डिफेंस की तरफ से हैं तो ये तीनों चीजें आप अंडरलाइन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब वो पहला गवाह अदालत में आए आप उसको दूसरे गवाहान के साथ रिलेशन, एजुकेशन और उसकी
अगर कोई प्रीवियस एनिमिटी टूवर्ड्स अक्यूज्ड है तो ये रिकॉर्ड पे ले आइए। अच्छा, अब इस बात का मकसद क्या होगा कि जब आप लोग एक विटनेस को ये क्वेश्चन करते हैं कि ये आपका सगा भाई है, ये आपका भतीजा है, ये आपका चचा है, उसी एफआईआर में जो मोटिव होगा वो कोई प्रीवियस लड़ाई होगी या कोई सिविल लिटिगेशन होगी। ये गवाह जो दोनों या तीनों आपस में अगर रिलेटिव भी हैं तो वो आपके खिलाफ एनिमिकल भी हो गए। ठीक, अब रिलेटेड विटनेस की एविडेंस को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो गवाह एनिमिकल टूवर्ड्स दी अक्यूज्ड हैं तो फिर उसकी एविडेंस को नहीं देखा जा सकता उस म्यार के मुताबिक जो कन्विक्शन के लिए रिक्वायर्ड। राइट, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा? नहीं, नॉट एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। आपके पास एक डिफेंस आ जाएगा कि ये बंदे जो इंडिपेंडेंट एविडेंस अवेलेबल वहां थी उसके बावजूद सिर्फ ये बंदे मेरे खिलाफ इसलिए पेश हुए कि दे आर एनिमिकल टूवर्ड्स मी। वहां पे आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। राइट, पहला एस्पेक्ट हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन का ये। अब दूसरा आपने फाइब्रिकेट करनी है जो चीज, वो देखना है कि जो अक्रेंस है टोटल वो क्या है। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अक्रेंस है वो है क्या, उस हिसाब से देखना है। हर्ट केस है तो डेफिनेटली स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन भी होगी। स्पेसिफिकली आपने वो तमाम फैक्ट्स नोट करने हैं, रोल देखना है, उसके बाद आपने नक्शा देखना है और कोशिश कीजिए कि जहां पे ये वकुआ हुआ उसको विजिट किया जाए। अगर आप विजिट करेंगे ना तो मैं यकीन से कह सकता हूं काफी ज्यादा चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो रिकॉर्ड में उसके एडवर्स हों। ठीक, दूसरा एस्पेक्ट हो गया ये क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन का तीसरा एस्पेक्ट हुआ मोटिव का। जो मोटिव उन्होंने अडॉप्ट किया प्रोसिक्यूशन में। अच्छा, अब मोटिव दो तरह का है। एक एडमिटेड बात है, मसलन दोनों पार्टीज के दरमियान एफआईआर रजिस्टर हुई, प्रीवियस लड़ाई है, प्रीवियस सिविल लिटिगेशन है, वो एक मोटिव है। अब इस मोटिव को दो तरह क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। इट इज ऑलवेज डबल एज्ड वेपन। अगर तो प्रोसिक्यूशन के पहले गवाह ये बात एडमिट कर गए हैं कि इससे पहले हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर जो मोटिव एलेज किया है उसको तोड़ना बहुत आसान होगा आपके लिए। फिर उस पर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। अब चौथा चैप्टर होता है इसका इन्वेस्टिगेशन का। वो आप जब पुलिस फाइल पढ़ेंगे उसके अंदर इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, इनकी अपनी ही जो अकुलर वर्जन कंप्लेनेंट पार्टी की होती है उसमें और इन्वेस्टिगेशन में, उस पे आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। अब जो सबसे मुश्किल काम है जिस पे हमारे इंक्लूडिंग माई सेल्फ वी आर नॉट दी एक्सपर्टीज, जो सबसे मुश्किल काम है वो है डॉक्टर और एक्सपर्ट्स पे जरा कर। अब डॉक्टर पे जरा कैसे करेंगे?
डॉक्टर को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। देखिए ना, डॉक्टर साहब ने एक एमएलसी लिया, इशू किया, और उसके बाद उसने हिस्ट्री लिखी, उसकी अराइवल लिखी, उसकी हिस्ट्री लिखी। हिस्ट्री के बाद उसने जो विक्टिम पेशेंट जो भी था उसकी कंडीशन लिखी, फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज लिखी, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन में रख ली, कुछ डिक्लेयर कर दी, वहां पे ड्यूरेशन ऑफ इंजरी आ गई, और वहां पे ही फिर काइंड ऑफ वेपन आ गई। अब डॉक्टर पे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के पास जिस इल्म का होना जरूरी है वो मैं थोड़ा सा जनाब को गुजारिश कर देता हूं, जो मेरी नाकस राय है। आप लोग मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस अगर पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये जो डॉक्टर साहब ने इंजरी लिखी है, मसलन एक लेसिरेटेड बाउंड लिखी है, ठीक है, और उसकी मेजरमेंट लिखी है, और उस पे ब्लड, फ्रेश ब्लड इज ओजिंग लिखा है, या फ्रेश ब्लड इज नॉट ओजिंग लिखा है, उसकी जो मेजरमेंट लिखी है वो क्या है, उसका साइज क्या है, ये सारी की सारी चीज आपको हेल्प करेगी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसमें वो बताएगा कि इतनी मेजरमेंट जो लेसरेशन की है, जिसका डायग्राम ये हो, डायरेक्शन ये हो, और उसके मार्जिन्स अगर लिखे, मार्जिन्स अगर मेंशन है, फिर वो फायर आर्म वेपन की इंजरी होगी, फिर वो ब्लंट वेपन की इंजरी होगी, फिर वो ब्लंट शार्प एज वेपन की होगी। अब ये क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा कि ब्लंट शार्प एज वेपन क्या होता है। देयर आर 2-3 काइंड्स ऑफ शार्प एज वेपन। कहते हैं लेसिरेशन शार्प एज वेपन से नहीं आ सकती। मैं थोड़ा सा इसको कंट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि डॉक्टर पारेख की जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है ना, उसके मुताबिक ये है कि फर्ज करो अगर एक बंदे के हाथ में कुल्हाड़ा है और वो कुल्हाड़े का जो एज है वो शार्प नहीं है, वो किसी को मारता है, तो लेसिरेशन ही आएगी ना, कट तो नहीं आएगा, राइट? ब्लड वेपन ही लिखा है। नहीं, वो अगर शार्प भी उसमें लिखे, ब्लंट भी लिखे, यही तो फर्क है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शार्प एज वेपन। वन इज लाइट शार्प एज वेपन एंड अदर इज हैवी शार्प एज वेपन। लाइट शार्प एज वेपन क्या है? छुरी, डैगर, ब्लेड, नाइफ। हैवी शार्प एज वेपन क्या है? एक्स, ड्रॉट जो होता है बड़ा सा, सेम लाइक बूता टाइप, वो हैवी शार्प एज वेपन। हैवी शार्प एज वेपन जो होता है उसकी इंजरी में और लाइट शार्प एज वेपन जो होता है उसकी इंजरी में फर्क होता है। उसमें बड़ी क्लियरली एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसने कंसल्ट करेंगे ना जब आप बुक्स को, तो उसमें बड़ी डिटेल्स के साथ उन्होंने इसको लिखा हुआ है। अब इस बात पे आप कह सकते हैं, अब उस इंजरी की एज क्या है ये कैसे पता चलेगा? देखिए डॉक्टर साहब तो लिख देते हैं 1 to 3 आवर्स, मसलन एक ब्रूज लिखा हुआ है, उसका कलर नहीं लिखा हुआ, तो कैटेगरिकली डॉक्टर मोदी और डॉक्टर पारेख ने ब्रूजेस की एज लिखी हुई है कि कितने टाइम तक ब्रूजेस जो है वो ग्रीनिश ब्लूइश रहेगी, रेडिश रहेगी, और फिर ब्लैकिश हो जाएगी। टोटल उनकी एज कितनी होगी, कैटेगरिकली लिखा हो। सेम लाइक अगर कोई मेडिकल ऑफिसर फायर आर्म वेपन लिखता है लेकिन वो वाउंड के मार्जिन्स का जिक्र नहीं करता, इन्वर्टेड और इवर्टेड, और फिर
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट या ऑपरेशन कोई मेटालिक पीस या बॉडी नहीं निकालता अंदर से, या वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द record, so then you can very easily put the question to the medical officer that this is a punctured wound. It can easily be managed, right? So मेरे भाई, ये वो चीजें हैं जिनको क्रॉस एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड पे लाने के लिए आप लोग अपना केस अच्छा बनाने के लिए अगर करेंगे तो आपको बुक कंसल्ट करना पड़ेगी। वो 2 बुक्स हैं, एक डॉक्टर मोदी की है, एक डॉक्टर पारख की है, दोनों मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की। डॉक्टर पारख ने क्वेश्चन आंसर की सूरत में, नोट्स की सूरत में लिखा हुआ है, मोदी ने भी क्वेश्चन आंसर की ही सूरत में लिखा है, लेकिन उसने अपने स्टाइल से लिखा हुआ है। सर इंडियन है दोनों इंडियन ऑथर है। टेलर की बात है इंग्लिश। टेलर की मैंने पढ़ी नहीं, ये मैंने दोनों पढ़ी हैं, जो वैसे डॉक्टर पारख की ज्यादा अच्छी और इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ डॉक्टर्स की लैंग्वेज इतनी मुश्किल है कि चूंकि हम सारे तो लोकली पढ़े हुए हैं, हमने कौन सा कोई ब्रिटेन लॉ किया हुआ है, ठीक है ना, तो हमारी इंग्लिश भी उस लेवल की नहीं है, वो फिर मुश्किल होता है। लेकिन ये तो बड़ा आसान उन्होंने लिखा हुआ, मोदी ने और डॉक्टर पारख ने। ये था कि ये एस्पेक्ट्स होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के, अगर आप डिफेंस की तरफ से। अब समटाइम्स हमारे लिए एक मुश्किल होती है कि हमने प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल नहीं की, हमारा एक गवाह आ गया, हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस को लीड कर रहे हैं और गवाह आके एक बात या 2 बातें, 2 फैक्ट्स ऐसे इंट्रोड्यूस करवा देता है जो रिकॉर्ड में नहीं है। वो ऐसी बातें कर देता है जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन होगी? क्योंकि डिफेंस काउंसिल तो फौरन ऑब्जेक्ट करेगा कि या आप इसको स्टाइल डिक्लेयर करें या फिर आप इस पे क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून में इसके अलावा भी प्रोविजन है। आर्टिकल 150 है कानून शहादत आर्टिकल 1984 का। नहीं, आप कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हो, बीइंग कंप्लेनेंट काउंसिल, आई वांट टू पुट सम क्वेश्चंस टू दिस PW regarding the facts which are against the record. Court will allow you. वो तमाम बातें आप रिकॉर्ड पे ला सकते हैं जो मिस हुई। जी, री-एग्जामिनेशन नहीं होगा। नो, री-एग्जामिनेशन इज समथिंग एल्स। री-एग्जामिनेशन उस सूरत में है कि जब एक एविडेंस रिकॉर्ड हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन में जाके वो ऐसी बातें बता जाते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है, या ऐसी बातें छोड़ जाते हैं जो रिकॉर्ड पे तो हैं, लेकिन वो डेलिबरेटली उसको दूसरी पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उसको रिकॉर्ड से हटा देता है, एविडेंस से हटा देते हैं। तो देन आप उसको री एग्जामिनेशन के लिए तलब करवा सकते हैं, कोर्ट उसकी इजाजत देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट के जो होता है ना लॉ में, ट्रायल में, वो कानून शहादत। और यकीन करें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और कानून शहादत आर्टिकल 1984 जो है, ये तो अब बहुत लिमिटेड कर दिया इन्होंने। एविडेंस एक्ट को रिपील करके उसमें से सिलेक्ट करके सेक्शंस और आर्टिकल्स बना दिए इसको। बेसिकली तो
कानून शहादत जो एविडेंस एक्ट है 1872 में ये एनेक्टमेंट हुई थी। और आप बिलीव करें कि 1872 से पहले क्या होता था। लेकिन हम सारे इंसान हैं, इसी सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं और इस सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं। आज भी मुल्क भी यही है, स्टेट भी यही है। ठीक है, डिवीजन हो गई, वो इंडिया बन गया, ये पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बन गया, खिता तो वही है। इससे पहले कोई इनेक्टमेंट नहीं थी। क्या था उस वक्त निजाम, कैसे चलते थे सिस्टम? कस्टमरी लॉ था बेटा। अच्छा, उस वक्त कंसेप्ट ये था कि पंचायत में लोग झूठ नहीं बोलते। उस वक्त क्रॉस एग्जामिनेशन का कंसेप्ट नहीं था। उस वक्त होता यह था कि जूरी जो होती थी वो लोगों की बात सुन के अखज़ कर लेती थी कि ये बात सच्ची है, ये झूठ है। इसलिए कि जब एक गांव के 10 आदमी उसी जगह पे बैठेंगे तो वहां पे इंसान आज भी झूठ नहीं बोलता। वो कहते हैं कोर्ट कचहरी में जाके हम जो मर्जी बात करें, लेकिन परा दी गल है, आज भी वही बात। सो इनेक्टमेंट की जरूरत इसलिए पेश आई जब खित्ते में लोगों ने, दूसरे लफ्जों में कह लें कि फाल्स एक्यूजेशन शुरू हो गई। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एविडेंस का म्यार भी वो न रहा। बहरहाल ये था आज का टॉपिक जो मैंने कोशिश की है, तरीकाकार बताया है कि तरीकाकार क्रॉस एग्जामिनेशन करने का ये होता है। विटनेसेस को इस तरह उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। लेकिन भाई, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ डेज, दिस इज द वर्क ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। लेकिन वन थिंग रिमेंबर, आएगा उसको जो सीखने की कोशिश करेगा। 10 साल से मेरे पास कोई जूनियर नहीं आया फाइल लेके कि सर समझ नहीं आ रही, इत्थे जी फस गए, क्लास की पूछांगे तो की बनेगा। जफरवाल के वकला टेलीफोन पर कभी कभी मशवरा ले लेते हैं, नारोवाल के भी कुछ दोस्त ले लेते हैं, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है हमारी अपनी बार के दोस्त आज तक किसी केस में कंसल्ट करने के लिए शायद ये समझते हैं कि हम अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे उस्ताद ने भी ये बात, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद यार मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने छोटे भाइयों से हमेशा मोहब्बत करूं। मेरे पास मेरे खिलाफ भी केस होगा ना, अगर आप पूछेंगे तो मैं ऑनेस्टली आपको गाइड करूंगा। ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई मैंने कब्र में साथ लेके नहीं जाना। चौधरी आरिफ साहब के साथ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, मैं काम करता था। हर रोज कचहरी में मैं उनसे झिड़कें सुनता था, कोर्ट रूम में खड़े हो, लेकिन मैं शाम को हर रोज उनके घर जाता था सीखने के लिए, और उन्होंने उतनी ही मोहब्बत से मुझे सिखाया। आप आए, सिर्फ कोशिश करें जितना हो सके अपनी किताबों के साथ। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, ये जो कंसेप्ट है ना हमारे यहाँ कि यार फलां प्रोपोजिशन बुक से नहीं मिलती, तकरीबन एक लाइफ होती है 32-33 ईयर्स, 30-32 साल में मैंने कोई प्रोपोजिशन क्रिमिनल लॉ में ऐसी नहीं देखी जहां पे मुझे किताब ने हेल्प ना की।
सिर्फ आप पढ़ें। आजकल सिलेक्टेड स्टडी वाला काम, और वो जो है ना, जो बेड़ा गर्क कर दिया है हमारी सोसाइटी का सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन ने, तो MCQs डाल लिए और नंबर ले लिए, पूरा पावर के पढ़ गया ठीक है। दिस इज रॉन्ग। सर मेरा लाभ एविडेंस पे सारे हाँ, निशाल सर आर्डर पे आप देखते हैं सेक्शन 16, वो कहता है कि जो मुलायस है वो उसका वर्क ट्रस्टी एविडेंस है अगेंस्ट क्यों अक्यूज के खिलाफ। अब उसी निशाल में जब आर्टिकल 43 उसकी सब सेक्शन बी में जाएगा, वो कहता है कि उसकी हद तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे जो को अक्यूज है उसकी हद तक ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तरह देखा जाएगा। अब 129 आर्टिकल 129 उसकी जो एग्जाम्पल है बी, वो कहता है कि अनवर्थी वो होगा जो कंप्लायंस होगा कि वो अक्यूज के खिलाफ। ये तीन मुख्तलिफ व्यू है। बैठे मैं आपको बताता हूँ। In many cases, some facts are relevant, otherwise irrelevant become relevant. ये चलता है ना, वो क्या होता है? जैसे मिसाल देते हैं सेक्शन, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने जो तीनों चीजें बताई हैं, इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत, आप समझे। एक गवाह मुल्ज़म फर्ज करें, co-accused, statement of co-accused cannot be read against the other co-accused, मान ली, but some facts are relevant becomes irrelevant। वो क्या है? वो ये बात बताता है कि इस बंदे के पास एक वेपन था, जिस वेपन से इसने फायर किया और वो फायर फलां जगह फलां बंदे को लगा। मैंने जो फायर किया, मेरे पास ये वेपन था, वो मैंने उस तरफ को फायर किया। इस बात पे प्रोसिक्यूशन की कोई एविडेंस तो होगी ना, एक फैक्ट है, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस का एक फैक्ट है। दूसरी तरफ से मुल्ज़िम का एक आ गया स्टेटमेंट। अब इसकी ट्रुथफुलनेस देखनी है, क्या है वो, क्या है वो। जब उससे वेपन रिकवर होगा और जो क्राइम सीन से क्राइम एम्प्टी रिकवर होगी, अगर वो PFSA में जाती है और रिपोर्ट मैचिंग आ जाती है, तो उसकी एविडेंस, उसकी स्टेटमेंट की भी वेटेज आ गई, और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की भी आ गई। एक corroboratory पीस ऑफ एविडेंस इतने स्ट्रांग एविडेंस की सूरत में सामने आ गया कि उसको एक रेलेवेंट फैक्ट पढ़ा जाएगा। झूठ भी बोल सकता है अगर जो काज मैं वही अर्ज कर रहा हूं, अगर वो झूठ बोलता है फर्ज करें, तो जो उसने झूठ बोला है वो corroboratory एविडेंस में कॉन्ट्राडिक्ट बात आ जाती है, खत्म होगी बात। यही तो क्रॉस एग्जामिनेशन है। विटनेसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद ये नहीं होता। देखे, कोई केस क्रिमिनल लॉ का ऐसा नहीं है जिसमें वकूआ नहीं होता, अक्रेंस तो होती है, और 70% या 80% कह लें, ऐसा भी नहीं होता कि करने वाला कोई ना हो तो सबको नामजद कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होता। करने वाला भी उनमें से ही होता है, जो 4 लिखे होते हैं ना, करने वाला भी उनमें मौजूद होता है। लेकिन फॉल्स इम्प्लीकेशन ने हुलिया बिगाड़ के रख दिया। अब क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद होता है कि जो ट्रुथ है ना, उसको रिकॉर्ड पे लाना मुल्जिम की। अच्छा, उसमें भी अब 2 चीजें आ जाती हैं। क्या वो एक्सक्लूसिव पोजेशन है, वो स्पेसिफिक प्लेस, क्या वो एक्सक्लूसिव उसके पोजेशन में है, वो जगह जहां से वो रिकवरी होती है? क्या वहां किसी और बंदे की अप्रोच है जहां से वो रिकवरी होती है? ये तमाम की तमाम बातें वो हैं जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, जो बहस तलब है।
लेकिन अगर दौरान तफ्तीश वो डिस्क्लोजर करके ये बताता है कि जी वो वेपन मेरे पास था और मैं रिकवर करवा सकता हूँ, तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ये डिस्क्लोजर। ये बात आपकी दुरुस्त है कि उसको बिलीव कैसे करना है। बिलीव उसको दो तरह करना है। क्राइम एम्प्टी मिली पिस्टल 34 की, मैंने उसको कहा मेरे पास 34 पिस्टल था, मैं बरामद करा सकता हूं। वो मैंने जाके अपने घर से बरामद करा दिया। वो पिस्टल पकड़ता है, क्राइम एम्प्टी भेजता है लेबोरेटरी में और रिपोर्ट मैचिंग आ जाती, पड़ी जाएगी ना वो। हाँ, वहां पे भी आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। अगर तो क्राइम एम्प्टीज पहले चली गई, वेपन मैंने बाद में पेश किया, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि दुरुस्त रिकवरी हुई है। अगर क्राइम एम्प्टीज मेरे वेपन के साथ भेजी है तो वो प्लांटेड होगी, वो भी नहीं पड़ी जाएगी। इस पर तो बेशुमार ला है। एनीहाउ, ये वो कन्फेशन जो पुलिस के सामने ये कहता है कि जी मैंने मारा है, उसकी तो इसलिए कोई हैसियत नहीं कि अगर तो एविडेंस है, अगर तो एविडेंस है या सिर्फ सर्कमस्टांशियल केस एविडेंस का केस हो, उसमें पुलिस के सामने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ना हो, सिर्फ पुलिस के सामने कन्फेशन है, तो उसके लिए corroboratory पेज ऑफ एविडेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उसको बिलीव करना पड़े। और अगर वो नहीं है तो सिंपली कन्फेशन इज नथिंग। सर्कमस्टांशियल केस के जो एविडेंस का केस है, उसमें आप एक बात ज़हन में रखिएगा, जो मेरे नाकिस इल्म है, कि या तो उस केस में सजाए मौत होती है या बंदा बरी होता है। सर्कमस्टांस नहीं, कानून ये नहीं कहता देयर इज नो एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस में each and every chain of facts has to be connected with each other. If some piece of chain has been broken by the defense, then court cannot convict the accused. भाई का क्वेश्चन था कि admissibility in evidence and irrelevancy in evidence. इररेलेवेंसी के हवाले से बात कर दूं कि एक गवाह एविडेंस दे रहा है किसी हर्ट केस की, आप उसको एक प्रियम्पशन सूट की जो है एविडेंस की कॉपी पेश करते हैं कि आपने फलां शहादत में ये बात कही थी, दैट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। एडमिसिबिलिटी और इनएडमिसिबिलिटी, वो डॉक्यूमेंट जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली related with the facts of the criminal case, that is admissible piece of evidence, whether that is the attested copy, whether that is the photocopy, whether that is a simple paper. Even so, my so, there are 2 or 3 judgments on this point, that if you have filed a private complaint, so then you can produce even a piece of newspaper being admissible piece of evidence. In state cases, if you want to brought some documents being admissible piece of evidence which are related to you, so that section is very much there. You have to file an application before the concerned court under section 540 and 505 CRPC, that this is the document which I want to produce which is relevant to my case, and this is the admissible piece of evidence. Clear, sir? सर क्वेश्चन है कि जहाँ पे हमने बात की क्रॉस एग्जामिनेशन का लेक्चर भी वो टॉपिक स्टार्ट ही हुआ था कि विटनेस कहता है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मोटिव से, इस चीज से, तो उसको तोड़ना आसान होता है, हमने बताया था। तो इसको कोई अपनी मिसाल से अपना जो केस आपने कोई किया बगैर नाम लिए कोई बताइएगा कि इस तरह का उन्होंने ये वाकया था, विटनेस ने इस तरह कहा और इस
तरह मैंने उसको तोड़ा या जो अपोजिट पर्सन। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जी मैं एक FIR दर्ज करवाता हूँ, ठीक है, मैं उसमें लिखता हूँ कि इतने बजे की वक्त है, फलान तारीख का वक्त है, फलान डेट को मैं फलान जगह बैठा हुआ था, मेरे साथ फलां फलां मेरे दोस्त थे, ये 2 या 3 बंदे आए हैं, इन्होंने आके हमें मारना शुरू कर दिया, इसने मारा, ये मारा, वो मारा, इसमें से एक ने पिस्टल निकाला, वो एक दोस्त को फायर कर दिया और वो मर गया। हमारी इनसे प्रीवियस जो है मोटिव ये है कि 2 दिन पहले जो आम नॉर्मली हम लिखाते हैं कि इनसे मामूली तू तकरार हुई थी, ये मोटिव समझ लें इस लाइन को। अब इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन क्या करना है? इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन ये होना है कि क्या जो 2 दिन पहले आपने मैं तू की बात लिखाई FIR में, उसकी कोई दरखास्त थाने में दी, उस मैं तू की जगह बताई, उस मैं तू वाली या साहब का झगड़े वाले किसी गवाह का नाम मेंशन किया, उस दौरान तफ्तीश आप उस जगह पे तफ्तीशी ऑफिसर को लेके गए कि ये वो जगह है, इन लोगों के सामने हमारी उनसे तू तकरार नहीं। दीज आर दी क्वेश्चन विल शैटर दी मोटिव। और सर दूसरा था एक कि जब भी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन का मामला हो तो हमें उसका नक्शा देखना और पॉसिबल हो तो विजिट करना है उस साइट को, तो वो सर किस टाइम ज़्यादा बेहतर है उस साइट को देखने के लिए? When you will receive the case, आपके पास एक फाइल आती है, आपने वो फाइल ली, वो पढ़ी सारी, उसने FIR भी पढ़ी, मेडिकल भी पढ़ा, तफ्तीश भी पढ़ी, नक्शा भी देखा, एक तफ्तीशी का नक्शा, एक नक्शा नवीस का नक्शा, आप फौरन विजिट करें, जाके देखें इन्होंने दीवारें लिखी हुई है तो कितनी कितनी ऊंची, पॉइंट ABC लिखा हुआ है तो वो दीवार के किस सिमत में, वहां से विजिबल भी है कि नहीं है? पॉसिबल भी है, जो देखी हुई है जो कागज़ में बता रहा है वो पॉसिबल भी है। देख भी सकता है वहां खड़ा होके बंदा, तो फिर ही आप क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक, आपके नॉलेज के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि उस वक्त तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ना जब वकील को engage बेटा ना तो वहां जाके आपने ब्लड स्टेन अर्थ देखनी है, ना आपने वहां जाके, मसलन ये एक हवेली है तो वो बंदा कहता है कि जी ये हवेली के अंदर वकूआ हुआ है, विटनेस जो है वो बाहर खड़ा है, ठीक, आप देखोगे जाके हवेली की दीवार कितनी ऊंची है, तो जब देखेंगे आप देखेंगे हवेली की दीवार तो 8 फुट है, तो जो बंदा बाहर विटनेस खड़ा क्यों वो तो अंदर देख ही नहीं सकता, तो आप क्वेश्चन उसको पूछेगा ना नक्शन भी इसको कि भी आपने वाल की मेजरमेंट लिखी है कितनी है, डेफिनेटली बताएगा 5-6 फुट होगी, लिखी नहीं ना 8 फुट है, इसीलिए नहीं लिखी आपने, दैट इज नॉट विजिबल, दीवार फाड़ के तो नहीं बंदा देख सकता। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर सो मच। धन्यवाद जी फैब्रिक फोटो बाद हाँ 400